Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani, and while we prepare for any law entrance exam, static GK is a very crucial part of it. And we all struggle with some very important topics in static GK as to how much do we cover, what are certain things that we need to cover. So what I am going to do in this session is I'm going to cover two of the most important and the most confusing topics in static GK, which is the non-cooperation movement and the civil disobedience movement. ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दो सबसे बड़े मूवमेंट थे इन दी मॉडर्न एरा एंड वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड एज टू क्यों ये पर्टिकुलर मूवमेंट्स हुए थे एंड व्हाट डिड दे एक्चुअली एंटेल. Let's get straight to the point and I will help you understand each and everything that you need for this particular session. Now, please understand this. जब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूंगा ना, so नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैपेंड राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द जलियांवाला बाग. तो जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ एंड दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद हमारी कुछ एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो कि पूरी नहीं हो पाई एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो दो मूवमेंट साथ साथ में चले थे, एक था खिलाफत मूवमेंट और एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब दोनों बिल्कुल अलग मूवमेंट्स थे, बिल्कुल डिफरेंट लोगों ने चलाए थे एंड दे हैड वेरी डिफरेंट रीजंस एज टू व्हाई दे डिड इट. बट एक कॉमन फैक्टर था कि दोनों अंग्रेजों के खिलाफ है ना, एंड दैट वाज द कॉमन फैक्टर एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट. तो यहां पर दीज वर द टू मास मूवमेंट्स बिटवीन 1919 to 1922 and this movements, despite being, you could say, having different issues, adopted a non-violent and a non-cooperative approach. Basically, we are not going to cooperate with the English laws anymore. और जो भी उनके रूल सर्कुलर से जो भी आते हैं हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, ठीक है. इनफैक्ट हम उनको बॉयकॉट करेंगे पूरी तरह से. ये एक नॉन वायलेंट तरीका था, है ना. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द गांधीयन एरा. So 1919 बोलते हैं, is the start of the Gandhian politics in India and this started with the non-cooperation movement majorly, right? अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई. We all know that जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि एक और you could say political party थी, मुस्लिम लीग. They felt that Congress is not going to take care of the Muslims in India, so therefore we want a separate Muslim state or a separate Muslim country altogether, right? तो यहां पर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर. बट इस मूवमेंट के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग तक का यूनिफिकेशन हो गया. तो हम एकजुट होकर पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ भिड़ गए एंड वी वर एबल टू डू, ये कह सकते हो कि काफी हमने डैमेज किया उनकी रेपुटेशन को, या जनरली उनका जो बिलीफ था कि हम लोग इंडिया से कभी हट नहीं सकते, उस बिलीफ को भी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या थे. द फर्स्ट कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट was the hostilities of the government. क्या hostilities थी? Particularly the जलियांवाला बाग मैसेकर. अब जलियांवाला बाग मैसेकर इतना ज्यादा लोगों का दिल दहला दिया था उसने कि एक क्राउड बैठा है, अनआर्म्ड बैठा है, उनके पास कुछ भी नहीं है और आपने उन पर इतनी गोलियां चला दी कि hundreds of them died there who had absolutely no fault of theirs. तो therefore ये इसने कह सकते हो कि इस पर एक कमीशन बनी थी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, called the Hunter Commission on Punjab Atrocities. और उन्होंने कुछ भी नहीं किया. उन्होंने सिर्फ जनरल डायर के नाम सुना होगा सबने, जनरल डायर हु एक्चुअली कमांडेड हिज फोर्सेस कि आप सबको उड़ा दो. उनको उनकी पनिशमेंट पता है आपको क्या थी इसके बाद में? कि तुम चलो वापस इंग्लैंड चले जाओ. दैट वाज हिज परमिशन, दैट वाज हिज पनिशमेंट, घर चले जाओ वापस. घर जाना किसकी पनिशमेंट होती है भाई, ठीक है. एंड उसके अलावा जनरल डायर के एक्शन को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंडोर्स किया गया. मतलब ये बोला गया कि ये उस समय के लिए जरूरी था. इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स देखोगे आप, इंक्लूडिंग दी हंटर कमीशन रिपोर्ट, जहां पर ये लिखा हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने पहले अटैक किया था, जबकि इट वाज अ पीसफुल मीटिंग, इट वाज जस्ट अ पीसफुल प्रोटेस्ट, नथिंग एल्स, है ना. सेकंड रीजन वाज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे. तो इन्होंने क्या कोशिश की, सिस्टम लाए थे विच इज कॉल्ड डायआर्की, ठीक है. दे ब्रॉट द सिस्टम ऑफ डायआर्की. डायआर्की का क्या मतलब होता है? जहां पर जो पावर थी ना उनको डिवाइड किया गया था टू वू इंडियंस, कि देखो हम आपको भी पावर दे रहे हैं. So they divided powers into two topics, reserved and you could say transferable, ठीक है, और transferred, right? तो reserved जो टॉपिक्स थे ना वो बड़े बड़े टॉपिक्स थे कि फाइनेंस हो गया, रेलवेज हो गया, जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो अंग्रेजों ने अपने पास ही रख लिए. और जो इंडियन मिनिस्टर थे ना उनको छोटे मोटे टॉपिक्स दे दिए कि ठीक है इस पर तुम कर लो. सो एक बहुत ही रैंडम सी चीज थी. तो इट वाज क्रिटिसाइज्ड वाइडली एंड देयरफॉर दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 which was one of the major immediate cause of this particular movement, right? And there were a lot of economic hardships. अंग्रेज क्या करते थे? There was a lot of tax on literally everything.
तो टैक्स की वजह से जो इंडियन एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर्टिकुलरली जो थे, और जो पुअर लोग थे, they were not able to afford even the basic necessities of life. So therefore all sort of sections suffered economic hardship due to the war, and this strengthened the anti-British attitude among Indians. एक और चीज हुई थी, तो जब 1914 to 1918 was the first world war, right? इसमें इंग्लिश, कई सारे इंग्लिश राइटर्स ने ये लिखा है कि अगर इंडिया उनकी हेल्प नहीं करता, ब्रिटेन वुड हैव एक्चुअली लॉस्ट द वॉर. वी सेंट द बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेस, so many soldiers died in this war from India, right? And then there was so much food that went from India, so many grains and what not, right? तो कांग्रेस ने अंग्रेजों से ये वर्ड लिया था that once we send this, when we give you this, after you come back from the war and you win the war, you will give us the dominion status. Dominion status का क्या मतलब होता है कि you will give us more representation in the government. तब तक हम इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे, तब तक हम एक डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे कि हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दो. ठीक है, अब ये रीजंस हुए, अंग्रेजों ने वापस आए, अंग्रेज जीत कर आए, एंड दे स्टिल सेड कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, एंड दे नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, एंड दैट रियली इरिटेटेड द कांग्रेस इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड एवरीवन. सेकंड, इसका जो खिलाफत मूवमेंट था उसका कॉज कुछ बिल्कुल ही अलग था. तो खिलाफत मूवमेंट वाज अ मुस्लिम लेड मूवमेंट. तो व्हेन ब्रिटिश वन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो एक जो लूजिंग साइड की कंट्री थी उसमें से एक कंट्री थी तुर्की. दिस पर्टिकुलर कंट्री हैड द सीट of the highest priest of Islamic community. Islamic community एक particular priest को मानती थी जो कि उस particular dynasty के होते थे, called the Ottoman Empire, and that particular priest was called the Khalifa, or in English it was called Caliph. ठीक है, अब यहां पर they regarded Turkey as the spiritual leader. अब अंग्रेजों ने क्या किया, टर्की को ओवरटेक करके Ottoman Empire को खत्म कर दिया. ओटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया तो खलीफा की सीट बाय डिफॉल्ट चली गई, एंड पूरी दुनिया के मुस्लिम्स इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि हाउ डेयर यू डू दिस. तो इस वजह से इंडियन मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा डिसकंटेंट आ गया, है ना. तो इंडियन मुस्लिम सपोर्टेड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर वुड बी इन द हैंड्स ऑफ खलीफा ओनली, बट दैट डिड नॉट हैपन. सो देयरफॉर टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, became the leaders of the खिलाफत मूवमेंट. अब आप समझ पा रहे हो कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट अलग अलग पॉइंट्स के लिए थे, बट दे वर अगेंस्ट द सेम एनिमी, अगेंस्ट द सेम पर्टिकुलर, क्यों कह सकते हो कि ऑपोजिशन, व्हिच वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो देयरफॉर ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री चले साथ साथ, एंड बोथ द मूवमेंट्स वर क्वाइट नॉन वायलेंट. ठीक है, देयर वाज नो वायलेंस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट व्हाइल दे वर गोइंग ऑन. ओके, अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिड इट एंटेल. सो 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई. लिख लो प्लीज. ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली, शौकत अली, द अली ब्रदर्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी. तो जो मेजर इंडिया के मुस्लिम रूलर्स थे ना, उन्होंने मिलके एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई फॉर एडवोकेटिंग द कॉज ऑफ द ओटोमन एम्पायर, कि आपने उनको कैसे हटा दिया. राइट, दिस इज व्हाट दे डिड. And they wanted British government to change its attitude towards Turkey, right? अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसकी किस कमेटी की मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस हुई इन दिल्ली इन नवंबर 1919, और यहां पर उन्होंने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स. हम लोग अंग्रेजों को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे. और अंग्रेज करते क्या थे ना, तो इंडिया हैड एन इंडस्ट्री, बट हमारे छोटे लेवल्स की कॉटेज इंडस्ट्रीज ज्यादा थी. ब्रिटिशर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी फिनिश्ड गुड्स, और वो इंडिया में उसको डंप करते रहते थे. तो जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो बिल्कुल नॉन कंपेटिटिव हो गए, बिकॉज दे वर ऑफ वी कुड से इंफीरियर क्वालिटी आल्सो, और उनका प्राइस भी ज्यादा था. अंग्रेजों ने वहां पर प्राइसेस इतने कम कर दिए थे बिकॉज दे वर प्रोड्यूसिंग एट स्केल, एंड उन्होंने अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंडिया में, तो पीपल स्टार्टेड बाइंग दोस प्रोडक्ट्स. अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जो इंडियन ट्रेडर था या इंडियन मैन्युफैक्चरर था, उसको बहुत नुकसान होने लग गया. सो दीज पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्वदेशी गुड्स. आपने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा, राइट? तो स्वदेशी मूवमेंट फॉर एग्जैक्टली दिस की यूज इंडियन गुड्स, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज मूवमेंट आज तक चलते रहते हैं इन डिफरेंट वेज. देन मुस्लिम्स डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश दैट खलीफास कंट्रोल को आप रीइंस्टेट करो, एंड खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आल्सो, कि हम उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए और उनके पास एक पर्टिकुलर अपनी जो इज्जत है वो बनी रहे, है ना. तो दिस इज व्हाट द खिलाफत मूवमेंट वांटेड आउट ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑब्वियसली वांटेड डिफरेंट थिंग्स. अब ये कुछ फीचर्स थे. विल बॉयकॉट द ब्रिटिश टाइटल्स एंड गुड्स, है ना. तो अंग्रेज कुछ भी ऐसा टाइटल देंगे तो हम मानेंगे ही नहीं. मतलब चाहे आप हमें, लोगों ने अपनी एडवोकेसी छोड़ दी, मतलब देयर वर सो मेनी लॉयर्स,
तो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, मल्टीपल सच पीपल, दीज आर ऑल बिग लॉयर्स। उन्होंने अपना लॉयरिंग छोड़ दिया, दे सेड कि हम आपको वापस दे रहे हैं, एडवोकेट का टाइटल आप रख लो, वी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड विल सपोर्ट द कॉज ऑफ इंडियंस। दिस इज व्हाट दे डिड एट दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, देन वाज द स्प्रेड ऑफ नॉन वायलेंट मैसेज, तो मिलियंस ऑफ कंट्रीमेन स्टॉप्ड देयर वर्क ऑन द डे एज अ मार्क टू सपोर्ट गांधी एंड देयर से अपनी एंटीपैथी दिखाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो नॉन वायलेंट मैसेज जहां पर आप बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हो, यू विल नॉट वर्क फॉर ब्रिटिशर्स, आप हड़ताल करोगे, आप प्रोटेस्ट करोगे पीसफुल, ऑल ऑफ दैट हैड स्टार्टेड। So it was obviously non-violent and it basically gave a signal कि boycott करो अंग्रेजों के सारे goods and their titles as well। तो अगर कोई कुछ भी, कोई कभी किसी को सर का टाइटल मिलता था, कभी किसी को लॉर्ड का टाइटल मिलता था, सारे टाइटल्स हमने वापस दे दिए कि आप रख लो अपने टाइटल्स, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। स्वदेशी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई स्वदेशी गुड यूज करेंगे, हैंड वुमन, खादी, क्लोथ एंड व्हाट नॉट। गांधी जी का जो चरखा था, दैट बिकेम इन हाउस होल्ड आर्टिकल, तो चरखा काइंड ऑफ बिकेम द सिंबल ऑफ दिस मूवमेंट एज वेल, है ना, बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा, राइट। तो सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सबने इसको ज्वाइन किया था। एंड पीपल लाइक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने तो अपनी लीगल प्रोफेशन को छोड़ दिया कि हम इस मूवमेंट का पार्ट बनेंगे। इट बिकेम सो प्रॉमिसिंग इन इंडिया, जो बोलते हैं ना गांधीगिरी जिसको बोलते हैं, दिस इज एग्जैक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ गांधीगिरी, wherein they started this movement with a non-violent message and ensured कि throughout 3 years non-violent रहे। जैसे ही ये मूवमेंट वायलेंट हुआ, उस पॉइंट पे गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया था, although that was not liked by a lot of people, but yeah, that is what happened after this, है ना। तो 3 साल तक ये मूवमेंट चला एंड दिस वाज अ पैन इंडिया मूवमेंट, मतलब पूरी दुनिया से जो इंडियंस थे ना, दे वर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। एंड वी अभी तो क्या है, सपोर्ट करना रिलेटिवली आसान है, वी आर इन एन एरा जहां पर लोग वीडियोस फोटोज इतने डालते हैं ना, तो पीपल कैन ऑलवेज गिव देयर सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, राइट। यहां पर एक्चुअली टेकिंग मासेस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को बोलना कि भाई आप काम छोड़ो, यहां पर आओ, इट इज अ बिग डील। वी विल प्रॉब्ली नॉट डू इट टुडे ऑल्सो। एक जनरल आदमी सोचेगा कि यार अपने काम पर जाए या ये चीजें करें, यानी हमारी चीजें नहीं है, राइट। बट दीज पीपल एक्चुअली यू कुड से गॉट यूनाइटेड and started for a similar cause, ठीक है। फिर 1922 फरवरी में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, which was the चौरी चौरा इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश। तो चौरी चौरा एक उत्तर प्रदेश की जगह है जहां पर एक पुलिस चौकी थी, उसको एक मॉब, विच इज लाइक, मॉब का मतलब होता है कि थोड़ी वायलेंट सा जो क्राउड होता है ना, उसने आग लगा दी और अंदर करीब 21-22 पुलिस वाले, दे वर इनसाइड दैट पर्टिकुलर police station and they were burnt alive, and this particular incident कह सकते हो कि sparked a lot of you could say कह सकते हो criticism from British, from around the world, and Gandhi ji decided, because he wanted to keep the movement non-violent and because of this movement something of this sort of violence had now happened, so he withdrew the movement immediately after this। ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा था, मतलब people like Motilal Nehru, people like C.R. Das, who had actually given up everything to join the movement, they did not like Gandhi ji's move कि भाई आपने तो मूवमेंट ही खत्म कर दिया। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, 3 साल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है ना। सो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड देयर ओन पार्टी कॉल्ड द स्वराज पार्टी, ठीक है। उन्होंने अपनी अगले साल एक नई पार्टी स्टार्ट करी, स्वराज पार्टी, वेयर दे वांटेड टू ब्रिंग दीज प्रिंसिपल्स बैक एंड यू कुड से स्टार्ट ऑफ फ्रेश। सो अलग अलग जगह से आप कह सकते हो। तो जब फेब में ये हुआ, अगले महीने गांधी जी को जेल हो गई 6 साल की, एंड गांधी जी वाज अरेस्टेड, राइट, बिकॉज गांधी जी वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। तो जैसे ये बोला गया कि भाई ये सब हुआ है क्योंकि आपके अंडर ही हुआ है, यू वर द लीडर एंड इट इज यू कुड से क्लियरली अ क्राइम, तो गांधी जी को इसके लिए पकड़ लिया गया, है ना, एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन फॉर 6 years। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे? एक ट्रीटी ऑफ सिवरेज साइन करवाई थी टर्की से अंग्रेजों ने, जहां पर कंप्लीटली टर्की को खत्म कर दिया। टर्की एज अ कंट्री अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट वो जो ओटोमन एम्पायर था ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। इट्स कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ सेवरेज। 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी इलाहाबाद में, जिसने बॉयकॉट और कॉलेज और लॉ कोर्ट सबको बॉयकॉट कर दो, गांधी जी इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द मूवमेंट, ये भी इसमें डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक इलाहाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। खिलाफत कमेटी स्टार्टेड अ कैंपेन एट नॉन कॉपरेशन अगेन, तो उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया विद इन अ फ्यू मंथ्स, राइट। एंड फिर कैलकाटा में एक स्पेशल सेशन हुआ था जहां पर कांग्रेस अप्रूव्ड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अगेन, एंड दे सेड कि वी आर
विद इंडियंस। एंड कांग्रेस को अगर आप अभी तो इस पॉइंट पे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, है ना। दे वर द बिगेस्ट इंडियन पार्टी एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग एज टू व्हाट डू वी वांट एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप कितना भी फ्रीडम मूवमेंट देखोगे तो इट वाज मेजरली द कांग्रेस दैट वाज यू कुड से इन्वॉल्वड इन ऑल सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, ठीक है। तो ये मूवमेंट हुआ था 1919 से 1922 तक। हम लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं। जो नेक्स्ट मूवमेंट की हम बात करने वाले, विच इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस स्टार्टेड इन 1929-1930, राइट। अब व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, तो एक कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहां पर एक नेहरू रिपोर्ट को एंडोर्स किया गया और बार बार डोमिनियन स्टेटस मांगा गया, क्योंकि अभी तक हमें डोमिनियन स्टेटस मिला नहीं था, इधर उधर की फालतू की लॉज। इनफैक्ट इससे एक साल पहले इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश समथिंग कॉल्ड द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे, इट डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन। और वो कमीशन को क्यों बनाया गया था? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इसलिए दिस कमीशन विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडियन इनटू इट सो दैट दे कैन टेल यू व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। दे डिड नॉट डू दैट, राइट। तो यहां पर क्या कहते हैं, कैलकाटा सेशन में बोला गया कि भाई हमारा प्रॉपर एक साल का हम आपको पीरियड दे रहे हैं, तब तक हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। 31 दिसंबर 1929 तक का उनको डेडलाइन दिया गया था कि इस दिन तक हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, वी विल टेक सर्टेन डायर एक्शंस, ठीक है। अंग्रेजों को हमने डेडलाइन दे दी। अब उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी साइमन कमीशन के बाद में, जहां पर हम लोग इंडियंस को प्रॉपर्ली एक कह सकते हो कि अच्छे से पावर ट्रांसफर और बहुत सारी चीजें करेंगे। तो झूठे वादे एज यूजुअल, बट कब करेंगे इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। तो यहां पर 1928 में ये हुआ, डेडलाइन के 2 महीने पहले इन्होंने कहा कि हम जरूर ऐसा करेंगे। दीज वर जस्ट डिलेइंग टैक्टिक्स, नथिंग एल्स, राइट। तो इसीलिए अल्टीमेटली नवंबर 2, 1929 को एक दिल्ली मैनिफेस्टो साइन किया गया, विच इज बेसिकली इमीडिएट अडॉप्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, मेजॉरिटी कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन एंड एमनेस्टी। एमनेस्टी इज थोड़ा सा यू कुड से कह सकते हो कि उनको माफ किया जाए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि आपने उनको पॉलिटिकल वजह से पकड़ रखा है, तो उनको छोड़ो, उन्होंने कोई क्राइम तो कोई खास किया नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस वाज डिस्कस्ड एंड पोस्ट दिस व्हेन इंग्लिश गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग, दिसंबर 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर उस समय इंडिया में था, इंडिया का जो पंजाब स्टेट था उसका कैपिटल हुआ करता था। तो लाहौर सेशन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस मोस्ट पॉपुलर सेशन, बिकॉज यहां पर हमने पहली बार पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाया था। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज इंग्लिश गवर्नमेंट वुड गिव अस रिप्रेजेंटेशन बट इन अ वेरी वियर्ड वे, कि ठीक है तुम्हारे 4 लोग भेज दो, तुम्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रख लो, रिजर्व तो हम ही रखेंगे। दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय अस, सो देयरफॉर वी डिसाइडेड कि यहां पर लाहौर सेशन में अब हमें चाहिए फुल इज्जत, तो हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का नारा यहां पर लगाया गया और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये नारा लगाया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी हमारी इंडिपेंडेंस होगी तो हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो 26 जनवरी, अब ऐसा तो नहीं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई तो हम अंग्रेजों को बोले कि अभी रुक जाओ 4-5 महीने, अभी 26 जनवरी तक वेट करो। तो हमारा इंडिपेंडेंस हो गया 15 अगस्त 1947 को ही। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हमारा 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था 1949 में। वी वेटेड फॉर 2 months टू एनफोर्स इट, बिकॉज इस पर्टिकुलर डेट पर हमको करना था। तो 26 जनवरी 1950, दैट इज व्हाई इट्स आवर रिपब्लिक डे, ठीक है। चलो, सो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी थी कि हमें क्या क्या आपसे पर्टिकुलरली चाहिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज 11 डिमांड, दिस इज मोर और लेस सेम, कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, जो रुपी और स्टर्लिंग विच इज द इंडियन एंड द ब्रिटिश करेंसी जो था उसका जो रेशियो है उसको कम करो, सो दैट इट हेल्प्स इंडियंस, है ना। एग्रीकल्चरल टैक्स बाय 50% कम करो एंड मेक इट अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल एज वेल, कि कुछ पे लॉ बना सके ना जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी। तो इस तरह की चीजें, है ना। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करो, पोस्टल रिजर्वेशन को ठीक करो, इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो। तो देयर वर मल्टीपल वेज इन विच वी वांटेड, है ना। तो जो अंग्रेज जो कुछ भी गलत कर रहे थे, गांधी जी ने अपने 11 पॉइंट डिमांड बनाया स्ट्रक्चर, एंड दिस इज व्हाट वी वांट आउट ऑफ यू, दिस इज व्हाट ही डिड, राइट। अब वंस दिस हैपेंड, गांधी जी रियलाइज कि ये कुछ करने वाले तो है नहीं, मुझे ये कुछ करना पड़ेगा।
और सबसे पहली चीज करना था जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम किया था, आई नीड टू यूनाइट द मासेस अगेन, आई नीड टू मेक श्योर कि अंग्रेज हर चीज पर टैक्स लगाते हैं, हर चीज का हमसे पैसा लेते हैं, दे आर मेकिंग अस पुअर एंड मेकिंग देमसेल्व्स सो रिच. सो ही स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द डांडी मार्च. So he started on 12th March 1930, went on till April 5, 1931 for about 24 days, and he covered a distance of 240 miles, जिसमें he went from his Sabarmati ashram to this place called Dandi in Gujarat, which was a coastal city. और डांडी में जाके फिर गांधी जी ने वहां पर सॉल्ट लॉ तोड़ा. तो एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया वाज नॉट अलाउड टू टेक सॉल्ट आउट ऑफ द ocean or out of the sea. They were not allowed to do that. It was an offense. तो गांधी जी did that, और गांधी जी ने वहां पर पानी से सॉल्ट मतलब बेसिकली निकाला, सॉल्ट तोड़ा, क्योंकि वहां पे पूरे सॉल्ट के वो बने रहते हैं. अगर आपने कभी इन एरियाज को देखा है ना, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो गांधी जी did that. Why did he use salt as a symbol? Because he said कि अंग्रेजों ने अभी तक हमारे को अलग कम्युनल उसमें बांट बांट के डिवाइड एंड रूल बहुत कर दिया है. तो हम लोग इंडियंस की जगह वी बिकम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड व्हाट नॉट. तो अब फाइनली वी हैव अ चांस कि सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके घर में खाया जाता है. चाहे कितने भी हिंदू मुस्लिम हो जाओ, यू विल नीड टू हैव सॉल्ट, राइट? सॉल्ट सब खाते हैं अपने खाने में. तो ही सेड कि दिस इज गोइंग टू बी द यूनाइटिंग फोर्स. तो उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट लॉ तोड़ा, एंड ही सेड दैट सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन नाउ. देयर इज नो रिलीजन इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, इट इज सेडिशन दैट इज गोइंग टू बी आर. तो यहाँ पर 6 अप्रैल को उन्होंने ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की घोषणा की while breaking that particular salt law. And इसमें भी बिल्कुल वो सेम चीजें थी कि आप बॉयकॉट करो, आप अंग्रेजों की बातें मत मानो, and all of these things happened. ठीक है? So यहाँ पर the origin is owed to Dandi March, जहाँ पर हम salt tax दिया करते थे पहले, and that salt tax कह सकते हो salt law was breached by गांधी जी along with his followers, right? और उसके बाद में Simon Commission refused to include any Indian in the constitutional decision making process. That was also not liked by us. So basically we were trying to make Indians more nationalistic, look at it from a more practical point of view, look at it from a point of view where we want that we rule our own country and we don't let an outsider decide कि हमारी कंट्री में क्या laws बनेंगी, क्या चीजें करेंगे, क्या चीजें नहीं करेंगे, है ना? So that became a very important aspect of this particular journey, right? So therefore March 5, 1931 को एक पैक्ट साइन किया गया between गांधी जी and Lord Irwin called the Gandhi-Irwin Pact. एंड यहां पर कह सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया गया बिकॉज दे डिसाइडेड दैट वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. अब इस पर एक एलिगेशन है गांधी जी पर यहाँ, ऑल्दो दीज आर नॉट रिटन इन आवर बुक्स, बट ऐसा माना जाता है कि इस दौरान व्हाइल द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, एक पैरेलल मूवमेंट चल रहा था which was not non-violent. It was a very violent movement that was started by certain young revolutionaries like Bhagat Singh, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु एंड सो ऑन, राइट? तो भगत सिंह particularly was given death sentence here for his you could say actions along with सुखदेव एंड राजगुरु, है ना? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हम जानते हैं, उनको एक साथ फांसी हुई थी. अब जब उनको ये दिया गया तो पूरे इंडिया के लोग वर एक्सपेक्टिंग दैट गांधी जी वुड स्ट्राइक सम सॉर्ट ऑफ अ डील विद वाइसरॉय इरविन कि आप उनको छोड़ दो, है ना? बिकॉज दे वर रेवोल्यूशनरीज, आप उनको एमनेस्टी करो और उनको खत्म करो, उनको मतलब छोड़ दो, है ना? खत्म करो उनके जो ऑफेंसेस थे, उनके जो चार्जेस थे. बट ही डिड नॉट डू दैट एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिकेम वेरी एंग्री विद हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट? उस समय काफी लोग नाराज हुए थे कि आप लोग बचा सकते थे इतने बड़े क्रांतिकारियों को, एंड दे वर इन देयर अर्ली 20s दीस पीपल, है ना? दे वर वेरी यंग पीपल एंड दे कुड हैव बीन वेरी यू कुड से इंपॉर्टेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल गोइंग फॉरवर्ड. काफी लोगों का ये भी मानना था बिकॉज भगत सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी दैट वाज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट स्केल that Gandhiji felt a little jealous. ये मतलब I'm just saying what I've read. I've read multiple opinions on these particular issues. मैं आपको opinions के विषय में बता रहा हूँ. This is not written any you could say course book or anywhere. तो आपसे question नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए we wanted कि भाई release of political prisoners, right to make salt for personal use and withdrawal of ordinances against civil disobedience. तो civil disobedience movement के अगेंस्ट जितने भी laws आए थे वो सब भी अंग्रेज वापस लेंगे, हमें salt बनाने का अधिकार मिलेगा और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ दोगे. यू विल नॉट कीप देम इनसाइड दिस एनीमोर, ठीक है? तो इसके बाद में कराची सेशन हुआ 1931 में, एम टू एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट, और उसके बाद में उन्होंने कह सकते हो कि गांधी इरविन पैक्ट को साइन करके कर दिया, खत्म. अब कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई. ऑल ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेस वर सपोज टू हैपन इन इंग्लैंड, इन यूके, ठीक है?
सो फर्स्ट वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज्यादा कुछ अचीव ही नहीं हो पाया. क्यों अचीव नहीं हो पाया? बिकॉज लिटिल वर्क डन टू इंप्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यूड इन इंडिया. क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई व्हाइल द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन. तो अब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. अगर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इंडिया की डिमांड कुछ आगे रखने नहीं वाला कोई भी. तो इसलिए इट वाज वेरी क्लियर, तो इट बिकेम अ फ्रूटफुल थिंग. तो प्रिंसिपल एडवांस वाज इंसिस्टेंस ऑन पार्लियामेंटरिज्म एंड एक्सेप्टेंस बाय ऑल इंक्लूडिंग द प्रिंसेस एंड अ फेडरल प्रिंसिपल और डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट. मेजरली दे वांटेड कि जैसे इंग्लैंड में जो स्ट्रक्चर है ना वैसा पार्लियामेंटेरियन स्ट्रक्चर ही हो, जहां पर कुछ पावर्स विल बी विद सेंटर, कुछ पावर विल बी विद प्रोविंसेस. बोलते थे पहले स्टेट्स को, तो उनके पास जाएगी एंड देयर विल बी सम कॉमन पावर्स आल्सो. दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ, राइट? वी हैव द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? सो दे वांटेड दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम. तो इस पर जितने भी लोग उन्होंने एग्री किया, बट कुछ खास इस मूवमेंट से बाहर निकलकर आ नहीं पाया, है ना? देन हैपेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो जब गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म किया, तो ही हैड अग्रीड कि ठीक है कांग्रेस अटेंड करेगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर टू दिसंबर 1931 अगेन इन लंदन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल. ओके, तो यहां पर कम्युनल अवार्ड्स करके एक आए थे जिसको बी आर अम्बेडकर ने उस समय काफी ज्यादा प्रमोट किया था बिकॉज ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज. तो उसके ऑल्दो दैट वाज लाइक्ड बाय अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, नॉट लाइक्ड बाय सर्टेन कम्युनिटीज, इट्स कंसिडर्ड अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, तो ब्रिटिश डेलीगेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख सकते हो उस समय के, इट वाज रामजी मैकडॉनल्ड. ठीक है, जेम्स रामजी मैकडॉनल्ड. ठीक है, और बाकी अपने अपने जगह के प्रिंसेस, दीवान, महाराजा एंड ऑल दिस पीपल दैट कम. Congress was represented by Gandhi ji majorly, including Rangaswamy Iyer, Madan Mohan Malviya. Muslims, obviously, Muhammad Ali Jinnah was the main leader, Aga Khan to Muhammad Iqbal. Hindus by M.R. Jaikar. We were a Hindu majority country always, so therefore there was a separate representation for Hindus because there was a separate one for Muslims as well. Then depressed classes, or the you could say जिसको हम SC और ST आजकल बोलते हैं ना, तो that was Dr. B.R. Ambedkar who represented them, and women was represented by Sarojini Naidu, and then there were certain liberal you could say leaders of different parties as well. तो ये सारे लोग थे जिन लोगों ने represent किया था of different factions of India, because Hindus have a different demand, Muslims have a different demand, Congress has a different demand, all of these people, women have a different demand, minorities have a different demand, right? So all of these things were discussed in the second round table conference, but in ज्यादातर conference में ऐसे हुआ कुछ ज्यादा discuss नहीं हो पाया. Majorly communal award आ गया, so it was a British, they announced a scheme of representation for minorities and came to be known as the communal award. This award not only constitutes separate electorates for Hindu, Muslim, Sikh and Christians, but also for Indians, also for depressed classes. अभी तक क्या होता था पता है? अभी तक हिंदूज की पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व रहेंगी. ये वाली जो सीट है इसमें से मुस्लिम लड़ सकते हैं, ये वाली सीट में क्रिश्चियंस लड़ सकते हैं, ये वाली सीट में सिर्फ एंग्लो इंडियन लड़ सकते हैं. अब दे स्टार्टेड फर्दर कैटेगराइजेशन कि विद इन हिंदूज इस सीट पे सिर्फ एक SC ST लड़ेगा, इस सीट पे सिर्फ OBC लड़ेंगे. मतलब उस टाइम OBC SC ST नहीं होता था, all of the people were categorized as depressed classes. तो यहाँ पर सिर्फ depressed class की सीट होगी. तो they started further classification of that, right? Liked by certain people who were from the depressed classes, but ऐसा माना जाता है कि this is the root of the कह सकते हो कि reservation system in India. This is the root of that, है ना? So गांधी जी ने काफी मतलब principle of communal representation, he was not very happy about it, and he was, you could say, in Yerwada jail in Pune at that point in time. तो उन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ उस समय किया था. He said कि I want this award back, although this did not happen again, है ना? And this was they signed something called the Pune Pact. ठीक है, where depressed classes और कांग्रेस के बीच में कुछ agreement हुआ था. In the Pune Pact, retained the Hindu joint electorates and gave reserved seats to the depressed classes. तो वो मतलब ultimately कह सकते हो कि communal award कुछ हद तक तो valid था उस समय भी, right? I hope यहाँ तक सबको clear है ना? Last part of this, which is the third roundtable conference. Third roundtable conference में again सिर्फ 46 delegates ने participate किया. Indian National Congress and Labour Party decided to not attend it. And when the Indian National Congress does not attend it, no point. ठीक है, Labour Party उस time English जो UK की सबसे बड़ी पार्टी थी, they also did not attend it. बात खत्म, right? So depressed classes representation था, British Indian representation था, there were Muslim representation, women representation, but because Congress was not there, so not much was achieved in this particular roundtable conference as well. तो तीनों roundtable conferences काफी ज्यादा waste रही, आप कह सकते हो. इस roundtable conference के बाद में एक white paper in 1933 was circulated on the basis of the Simon Commission report. इस white paper के basis पर Government of India Act 1935 बनाया गया था,
जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, हमारा रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश किया गया, है ना, काफी सारी चीजें आई उसमें। सो इसके काफी सारे प्रोविजंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के काफी सारे प्रोविजंस हैव बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो विद सर्टेन चेंजेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, राइट? सो दैट्स इट, दीज आर द नॉन कॉपरेशन, खिलाफत एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, mention in the comment box. I'll be very, very happy to take it from there. If you're preparing for any law entrance exam, you can always visit 12minutestoclad.com. We'll be extremely happy to guide you till the end of your preparation. And we are going to make sure that your preparation becomes as easy, as practical, and as meaningful as possible. All the best, guys. I'll see you in my classes.